नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के आज पूरे 7 दिन पूरे हो गए। हर तरह की जांच और कार्रवाइयां लगातार जारी, लेकिन ठीक 7वें दिन दिल्ली धमाकों पर 2 जुबानी ब्लास्ट हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर की गूंज कहा है। महबूबा ने ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा माहौल को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने भी एक समुदाय पर अत्याचार का आरोप लगाया। ऐसे में संवेदनशील मुद्दे पर बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि महबूबा और दलवई ने आतंकियों की करतूत का कहीं ना कहीं बचाव किया। आतंकी घटनाओं के पीछे अत्याचार की मनगढ़ंत कहानी खड़ी की गई। बयान देते हुए कम होती आतंकी घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है। फिर सवाल है कि दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर की गूंज कहना कहीं से भी जायज है क्या? महबूबा और दलवई आतंकियों का बचाव करते क्यों दिख रहे हैं? ऐसे बयानों से क्या आतंकी मंसूबों को शह नहीं मिलेगी? अत्याचार की कहानी गढ़कर ये दोनों नेता क्या साबित करना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयानों से आतंक के खिलाफ लड़ाई क्या कमजोर नहीं होगी? इन सवालों के साथ कई और भी अहम सवाल होंगे जिन पर हम ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल रहा। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया। मुसलमानों पे अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ इस तरह से हिंसा से हम लड़ नहीं सकते। अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो गांधी जी के मार्ग से ही अहिंसावाद के जरिए ही लड़ना चाहिए। नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी। अब महबूबा मुफ्ती जी अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। अक्सर उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। आपने पहलगाम के बाद भी कितने बार उड़ाए, रुकाइए। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, उसका कसूर नहीं, मगर आज हर कश्मीरी पे निशान है। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान शामिल रहेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ होंगे, पीडीपी के नेता तनवीर तांत्रे हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उमेश तलाशी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर डिबेट का हिस्सा रहेंगे, संपूर्ण कश्मीरी संगठन के चेयरमैन अनूप कौल यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर मुमताज़ आलम रिजवी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक वकार भट्टी हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहला मैं सवाल तनवीर तांत्रे से पूछना चाहूँगा। तनवीर तांत्रे, हमने देखा अभी बीजेपी के नेता कैसे बता रहे थे कि भाई कैसा सॉफ्ट कॉर्नर महबूबा मुफ्ती का रहा है बुरहान वानी के प्रति और तमाम आतंकियों के प्रति। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था कि 370 हटी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आतंकियों का सपोर्ट आप कर रहे हैं, आतंकियों की आवाज आप बन रहे हैं, यहां तक तो आपकी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन अगर आप आतंकी धमाके को कश्मीरियत की गूंज बता रहे हैं तो यह समझ से थोड़ा परे है। क्या कहना चाहेंगे? चाहे मैं आपको 3 से 370 का जो आपने मुझे कहा उस पर मैं आज नहीं। हाँ ठीक। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम कड़े अल्फाजों में जो है वो मजम्मत करते हैं। चाहे ये ब्लास्ट कहीं पर भी हुआ हो, इसकी हम चाहे कश्मीर के अंदर हुआ हो या दिल्ली के अंदर हुआ, इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। लेकिन हम सिर्फ और साफ लफ्जों में एक ही बात कहना चाहते हैं, पहले भी कहते आए हैं, आज भी कहेंगे, पूरे देश को बताना चाहते हैं
कि इस घटना को जो है वो किसी भी मजहब के साथ जो है वो ना जोड़ा जाए। टेररिज्म का कोई भी जो है वो मजहब नहीं होता है। ये कह के आप खुद ही जोड़ देते हैं, ये कह के आप आतंकी घटनाओं को खुद ही मजहब के साथ जोड़ देते हैं। नहीं देख रहे हैं, आज सिर्फ एक ही बात चर्चाओं में है, लेकिन हम यहां से कहते हैं कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए। मजहब के साथ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले तो इसी पे आइए, मजहब के साथ इसे जोड़ कौन रहा है? जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मजहब के साथ कौन जोड़ रहा है इसे? किस तरीके से मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है ये बताइए। जी 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 जी, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आज तमाम डिबेट्स आप उठा के देख लें, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि टेररिज्म का जो है वो कोई भी मजहब नहीं होता है। जो निहत्ते लोगों को जो है वो मारे, उसका कोई भी मजहब नहीं हो सकता उसका नाम जो है वो हिंदू मजहब का एक नाम हो सकता है या मुसलमान एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे तनवीर तांत्रिक को बोल लेने दीजिए, अभी उन्होंने मेरे ही सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके कहने से थोड़ी कोई टेररिज्म का, अच्छा ठीक है, अरे विनोद बंसल जी रुकिए, अगर आप इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मुझे जो है डिस्कनेक्ट। धमाके में मुसलमान भी मरे भाई, अरे रुकिए, अरे विनोद बंसल रुकिए, धमाके में मुसलमानों की भी जान गई है भाई, रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, मैं विनोद जी आता हूं। आपकी पूरी बात तभी, विनोद जी आपकी पूरी बात तभी ठीक से जा पाएगी जब एक एक करके बोलेंगे। आप समझिए ना बात को। तनवीर जी बोलिए। जी, मैंने पहले ही कहा अगर इसको मुझे डिस्कनेक्ट किया जाए, अगर हमारी बात सुननी है, अगर आपने बोलिए दिखाया हुआ है तो हम अपनी बात आज भी कह रहा हूं कि इसका कोई भी मजहब नहीं हो सकता है या किसी हिंदू का वाहिद एक नाम हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नहीं। आप ही की नेता की बात करता हूं। तनवीर जी मैं मान गया, और मैं भी हर डिबेट में ये कहता हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप ही की नेता महबूबा मुफ्ती का बयान था, आप कहेंगे तो सुनवा दूंगा आपको। जिस दिन ये धमाका हुआ था उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि जिस तरीके से ये हमारी कौम के डॉक्टर्स जो हैं वो आतंकियों के रूप में सामने आ रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बड़ी खौफ की बात है। तब मैंने ये सवाल उठाया था कि महबूबा मुफ्ती को देश की चिंता नहीं, अपनी कौम की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है। तो ये तो आप ही के नेता ने जोड़ा था, हमने नहीं जोड़ा। नहीं, उस बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे ना, उस बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे, अगर आप त्रोड़ मरोड़ के देश को पेश करना चाहते हैं, वही मजहब का नाम लेकर आना चाहते हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। महबूबा मुफ्ती जी का यह कहना था कि चाहे टेररिज्म के साथ किसी का भी लिंक हो, उसके कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए। लेकिन जिसके उस घर वाले जिसके उसमें मुलव्वस ना हो, कम से कम उनको जो है वो सजा ना दी जाए। कौम की किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात का जवाब दीजिए सर कि ये आतंकवाद का धमाका जो है कश्मीरियत की गूंज कैसे हो गई? देखिए आज तो कश्मीर को ही टारगेट किया जा रहा है ना, चाहे वो सो कॉल्ड डॉक्टर्स कोई भी हो, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कोई भी हो, लेकिन आज जो है निशाने पर लिया जा रहा है। और सारी डिबेट्स जो है वो कश्मीर, आज तमाम कश्मीरियों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते आप। जितने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकी मिले हैं उसमें से किसी ने भी कश्मीर को टारगेट नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं तनवीर तांत्रिक जी आप? क्या आप देश भर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, गुजरात से गिरफ्तारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से हो रही हैं, सुने हरियाणा से हो रही हैं। मैंने अभी बयान सुना था, नाम मुझे शायद उसका नहीं पता है, उसने यहां तक कह दिया है कि तमाम मुसलमान डॉक्टर जितने भी हैं उनका नाम पूछकर जो है आप इलाज करवाने जो है वो वहां पर ना जाएं आप। जितने भी मुसलमान इरादे हैं, ये इसमें गलत क्या है इसके अंदर? ठीक है, तमाम टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। मैं आता हूं, मैं अनूप कौल साहब आपके पास आता हूं, लेकिन तनवीर अहमद तांत्रे जी जैसे भटके हुए नौजवान होते हैं, ऐसे डरा हुआ आवाम भी होता है कई बार, तो ये एक फौरी तौर पर रिएक्शन हो सकता है कि भाई मुसलमान डॉक्टरों का नाम पूछ करके और तब उनसे इलाज कराने जाइए। ये खौफ, एक डर हो सकता है जो समय रहते निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, उसमें एक नाम आ रहा है ना, किसी संत का नाम आ रहा है, उसमें तो आप कहेंगे डर का माहौल है। उसमें तो यहां तक कह दिया है जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, आर्मी को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो डॉक्टर उमर से इलाज कराने वाले लोग, क्या डॉक्टर उमर से कल तक जो लोग इलाज कराते थे, क्या आपने उनका हाल दिल जाना है?
इस आतंकवाद को किसी मजहब से ना जोड़ा जाए। आतंकवाद का कोई भी आपकी तो एक ही जिद है और आपकी नेता खुद ही मजहब से जोड़ती हैं। जफर इस्लाम साहब, आतंकवाद को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाए, हम कहां जोड़ रहे हैं किसी मजहब से? इन्हीं की नेता ने तो कहा कि हमारे जिस तरीके से लोग मुलव्वस हैं आतंकवाद में, व्हाइट कॉलर डॉक्टर, इससे हमारी कौम पर जो है खौफ तारी होता है, हम जो है असुरक्षित होते। तो जोड़ तो वही रही हैं, हम कहां जोड़ रहे हैं? देखिए, यह हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की नेशनलिस्ट सोच की पार्टी जो है वो जो आतंकवादियों के और आतंकवाद से लड़ रही है। पाकिस्तान में कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, कोई यहाँ पर और नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान में नहीं। वहाँ तो पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री बोला जाता है। वो आपस में लड़ रहे हैं। अफगान बॉर्डर पे कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। वहाँ पर भी कोई हिंदू तो है नहीं, वो आपस में मुस्लिम एक दूसरे को आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आतंकवाद जो है के खिलाफ वहाँ के फोर्सेस लड़ रही है और लोग जनता जो है वहीं के आतंकवादी फैक्ट्री में वहीं है। तो समझ में आता है कि देखिए, इसे आप मजहब से जोड़िए नहीं और ना यहाँ कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना। हमने कभी नहीं कहा कि किसी हमारे लीडर ने कहा है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसका हम थोड़ी जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आतंकवादियों के साथ अगर नरमी बरतेंगे तो वो उसके बारे में निंदा होगी, उसके बारे में कटघरे में आपको खड़ा किया जाएगा। आज अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या आतंकवादी जो मरे, लेकिन साथ साथ जो आम नागरिक मरे उसमें मुस्लिम भी है। कोई ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम है। वो एक आम नागरिक जो है वो जो बेचारे मासूम नागरिक है और वो आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में आप उन पे नरमी बरतेंगे या सख्ती बरतेंगे? हम तो सिर्फ सख्ती बरतते हैं। वे बहुत क्लैरिटी है हमें कि हम आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं और उसमें कांग्रेस, पीडीपी, समाजवादी, आरजेडी जैसी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की वजह से, जो अब वो वोट बैंक भी उनको जो है पहले समझते थे जागीर है, वो अब इस बिहार इलेक्शन के बाद वो वोट बैंक भी उनका नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा डेवलपमेंट है कि कम से कम आतंकवाद पर एक सुर होकर लोग आएंगे और कांग्रेस को और पीडीपी जैसी पार्टियों को हिदायत देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में सरकार का साथ दीजिए। इस तरह की बातें करके अपने आप मुस्लिम समाज को, इस कम्युनिटी को आप कटघरे में डाल रहे हैं। जफर भाई, आज कहीं ना कहीं आप इसके नहीं है, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना प्रवक्ता नहीं दिया है, लेकिन हमारे साथ उमेश तलाशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उमेश तलाशी, सवाल यह है कि मैं मान गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद को किसी मजहब के साथ न जोड़ा जाए, लेकिन आप ये कहकर कि लाल किले पर जो धमाका हुआ है वो कश्मीर की आवाज है, वो कश्मीर की गूंज है, ये कि आतंकवादियों का बचाव जरूर करेंगे, उनको कवर फायर जरूर देंगे, ये मान्य है, बस आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना अमान्य है? नहीं, ये किसका स्टेटमेंट था? नहीं, ये ऑब्वियसली पीडीपी का स्टेटमेंट है, आपका नहीं है। मैं तो आपका रिएक्शन ले रहा हूं। जवाब देगा इसका। हमारा स्टेटमेंट नहीं था। आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना सर। आज महबूबा मुफ्ती के बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर आपका रिएक्शन ले रहा हूं। महबूबा जी का मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बता देता हूं। देखिए, जो हुआ बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म हम देख रहे हैं ये ज्यादा ब्रूटल है जो आज तक हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। आई थिंक एज अ कलेक्टिव अप्रोच, एक मिलजुल के अक्रॉस, इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मासूम लोगों की जाने जा रही है। एक कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है इस चीज को कम्बैट करने के लिए। देखिए, हमने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, हम आज भी टेररिज्म के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। तो जो है गलत है और इस चीज पे अब जांच एजेंसियां क्या आगे का रुख करती है, इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी जमात को इस चीज पे सियासत करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला क्या करे सर? फिर आपके नेता उमर अब्दुल्ला क्या करे? सियासत नहीं करे, कह रहे हैं इन बातों से गुस्सा बढ़ता है। ये इस तरीके के बयान जो आपके नेता दे रहे हैं वो राजनीति नहीं है तो क्या है? सियासत नहीं है तो आप चाहें तो मैं सुनवा देता हूँ उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। सुनिए ना, देखिए, ये कहा गया था कि टेररिज्म जी 370 यहाँ टेररिज्म का एक जो रूट था वो 370 की वजह से था। अब देखिए 370 भी गया, उसके बाद अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। तो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उमेश तलाशी जी, मैं मानता हूं आतंकी घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आतंकी घटनाओं में कुछ फीसदी कमी आई है, उसको भी तो नोटिस कीजिए।
देखिए, आप मेजर अटैक्स हो रहे हैं, पहलगाम जैसी जगह पे अटैक हुआ है, दिल्ली जैसी जगह पे अटैक हुआ है। आप फ्रीक्वेंसी देखिए ना, आप कह रहे हैं कम हो रहे, पत्थरबाजी कम हो गई, लेकिन आप देखिए बॉम्बिंग्स क्या हो रही है, अटैक्स क्या हो रहे हैं, किस तरीके से, कहां दिल्ली जैसी जगह पे अटैक हो रहा है, पहलगाम जैसी जगह पे अटैक हो रहा है। इसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? क्या गवर्नमेंट को इस चीज पे सोचना नहीं चाहिए था? इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने व्हाइट कॉलर टेररिज्म, तो किस चीज का गवर्नमेंट किस चीज पे काम कर रही है? गवर्नमेंट जवाब देनी चाहिए, बजाय हमें पूछने के आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि भाई कहां फेलियर है। सरकार को आप इसमें सरकार को फेल मान रहे हैं, मैं भी सरकार से सवाल पूछता हूं, लेकिन अगर सरकार मुस्तैद नहीं होती, सरकार की जांच एजेंसियां मुस्तैद नहीं होती, हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद नहीं होती, तो क्या आप जानते हैं 32 जगहों पर ऐसे कार धमाके होते? फिर आप क्या कहते? फिर उसको किसकी नाकामी कहते? अगर हमने 31 जगह पर बम धमाके होने से रोक लिए तो इसके लिए पीठ भी तो तब तपाएंगे आप। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के वेलर पे हमने कभी सवाल नहीं उठाए। हमने इस चीज पे कभी सवाल नहीं उठाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद नहीं थी। बट मेरा कहना ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहाने सरकार पर निशाना साधा है आपने। मेरा कहना ये है, बजाय इसके कि ये रीजनल पार्टी से सवाल पूछे, बजाय इसके कि आप हम लोगों से सवाल पूछे, आपका दायित्व बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाए कि कैसे ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। उमेश तलाशी जी, हमारा दायित्व हमें न सिखाएं, या तो डिबेट देखा करें, फॉलो किया करें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो बिना जाने ना सवाल उठाएं हम पर, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, सरकार से हम सवाल पूछते हैं, और सरकार से जवाब भी लेते हैं। मैं तो केवल आपसे जो आपके जम्मू कश्मीर से रिएक्शन आया है उस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन पूछ रहा हूं। और आपने जब बताया तो मैंने ये भी बता दिया कि आपके नेता खुद किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं। कौन सा घी डालने का काम? आप मुझे बताइए ना, ऐसा क्या स्टेटमेंट बता दो दिया। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुना देता हूं मैं आपको, फिर आप खुद तय कीजिएगा। सुनाइए भाई, उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुनाइए। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तक रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ये। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, का कसूर नहीं है, वो नहीं जानते ये चीजें, मगर आज हर कश्मीरी पे उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, कि वही एक रास्ता है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। मतलब ये हुआ उमेश तलाशी जी कि पाकिस्तान से अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए तो आतंकवाद बढ़ता रहेगा, है ना? मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब को उम्मीद अब पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से नहीं है, दोनों मुल्क के जब संबंध अच्छे होंगे तभी ये स्थितियां सुधरेंगी, उनका कहना है, वरना तो फिर आतंकवाद का दल झेलते रहिए। आप मुझे बताइए ना, ये वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट था, ये वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट था, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। बताइए ना, इतने सालों से। अरे पड़ोसी, अगर पड़ोसी बदमाश होगा तो उसके 2 झापड़ मार के कान के नीचे ठीक भी किया जाएगा ना, दोस्ती नहीं की जाएगी उससे, दोस्ती करके नहीं सुधारा जाएगा उसको, पड़ोसी बदला नहीं जाएगा लेकिन सुधारा जाएगा। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग? किस चीज का वेट कर रहे हैं? किस चीज का वेट करेगा क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अरे पूरे देश में मॉड्यूल पकड़ लिया गया, और क्या अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को घर से निकाल करके ले जाया जा रहा है जिनका क्या कोई दोष नहीं है। पूरा मॉड्यूल का मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है, उसके कनेक्शन कश्मीर से पाए जा रहे हैं, और आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं राजनीति के चलते। कार्रवाई कीजिए, आपको कार्रवाई से कोई नहीं रोक रहा। हाँ, तो कार्रवाई करते तो फिर ये मत कहिए ना कि मजहब से मत जोड़िए। जब कार्रवाई होती है तो आप विक्टिम कार्ड खेलते कहते भैया हमारे बच्चों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मत जोड़िए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कमाल की राजनीति है, एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग बाज नहीं आते। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, उमेश तलाशी जी, मैं आता हूं। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो कश्मीर घाटी से और निर्दोष हिंदुओं को मार करके, काट करके, धर्मांतरण करके, भगा करके उनको जब मारा जा रहा था, नृशंस हत्याएं की जा रही थी, पता था जब आपके मुंह से निकलेगा ना, तो आपने कौन से बसा दिए सर? अब ये बहस शुरू मत कीजिए। अरे कश्मीरी हिंदू कौन से बसा दिए गए? कौन से बसा दिए गए? जब भी निकलेगा यही नहीं। विनोद बंसल जी, आज की डिबेट पर रहिए, आज की डिबेट पर रहिए, आज की डिबेट पर रहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कश्मीरी पंडितों का वहां से निकाला जाना, लेकिन अब भी वो बसने का इंतजार कर रहे हैं।
हैं, उनकी वापसी नहीं हुई अभी वहां पर। तो आज की डिबेट पर आ जाइए आप, ये अलग तरफ चले जाएंगे हम लोग नहीं तो। अनुराग जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जो आपने करिए ना, बिल्कुल करिए, रोका नहीं। और ये कीजिए कीजिए। हाँ देखिए मैं कहना चाहता हूं कि तब ये नहीं बोले। और मैं कहता हूं जब आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था, व्हाइट कलर जॉब करते हुए आतंकी पकड़े गए थे, पूरा नेक्सस पकड़ा गया था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पकड़ी गई थी, तब ये नहीं बोले। बोले तब भी नहीं, जब आतंकी 24 घंटे घूमता रहा, वहां जाकर के बम विस्फोट कर दिया। जब बम विस्फोट हो गया तब भी नहीं बोले। आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया था, तनवीर जी आपके बीच में विनोद बंसल को नहीं बोलने दिया था। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, मत बोलिए बीच में। हाँ देखिए जब आतंकी ने वो विस्फोट किया लाल किले के सामने, तब भी नहीं बोले कि इतने लोग मर गए, हमें अफसोस है। इन दोनों में से कोई नहीं बोला। अब आप देखिए कि जब आतंकियों की आका और उनके महल ढाए जा रहे हैं, तो इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आप सोचिए दोनों की दोनों, एक आतंकियों के महबूबा है और एक जिहादियों के अब्दुल्ला है, ये दोनों की दोनों मिलकर के और एक ही टोन में बोल रहे हैं। और अब इनको कश्मीरियत याद हो रही है। यानी लोग 79 लोगों को मारना कश्मीरियत है क्या? क्या दिल्ली के अंदर बम विस्फोट करना कश्मीरियत है क्या? आतंकवादियों के द्वारा एक यूनिवर्सिटी चलाना क्या कश्मीरियत है क्या? ये क्या लाल किले के सामने इतने लोगों की जान लेना कश्मीरियत है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आज आपको कश्मीरी युवाओं की जिंदगी प्यारी हो रही है। अरे महबूबा कह रही है, महबूबा आतंकियों की महबूबा कह रही है कि मुझे आपकी लाशें नहीं चाहिए, मुझे आपकी जानें चाहिए। आज देखिए जब वोट बैंक खिसक रहा है तो वो महबूबा कह रही है मुझे आपकी जानें चाहिए। कहां से कश्मीरी बच्चों की जान इनको इतनी प्यारी होगी? मैं आपसे थोड़ी डिबेट मैं तो आपको भी लेकर आया हूं, मैं तो आपको भी लेकर आया हूं। आपके बारे में कई लोगों ने कहा ये कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं, मैं क्या करूं फिर? जब नहीं तब देखो आप हिंदू मुसलमान कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है सर? ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो पकड़ा गया, जरा नाम बताइए इन लोगों के, कौन है ये कौन है बताइए? बता देना, अनुराग जी मैंने हिंदू का नाम नहीं लिया। टेररिज्म था। ये कौन है बताइए, ये कौन है? मैं नहीं कह रहा ये मुसलमान है, उनके नाम बताइए कौन है ये? एक नासूर है। डॉक्टर मुजम्मिल कौन है? डॉक्टर आदिल कौन है? नासूर तो है। डॉक्टर शाहीन कौन है? अब्दुल्ला जैसे लोग। डॉक्टर उमर कौन है? सवाल कर रहे हैं आप। मुफ्ती जैसे लोग, क्या बात कर रहे हो? नासूर है देश के आतंकवादी, देश से अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी। नासूर है देश के जिहादी गुंडे। कैसे नासूर है वो जो इस्लाम के नाम पर बढ़िया लोगों आतंकवादी अड्डे चलाते हैं। आपकी तरह बढ़िया लोगों को लाते हैं। नासूर वो है जो देश को जलाना चाहते हैं। ये सबकी फैक्ट्री बंद होगी, याद रखना। अभी तक आतंकवाद पर ताला लगाया केंद्र सरकार ने, अब जिहाद पर ताला लगने वाला है, याद रखना। आप कितने ही बिलबिला लो, कितने ही चिल्ला लो, आतंकवादियों के आकाओं को बचाना, आतंकी महलों को ढाना और उससे आपका दिल डर गया, मुझे समझ में आ रहा है। आतंकियों के आकाओं के जब महल डर गए, आपका दिल डर गया। अरे भैया कुछ भी कर लो, अब आपके हाथ की बात नहीं बची, अब आप नहीं बचा सकते। सरकार के साथ है, लेकिन बयान देंगे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे सरकार के साथ है कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये बयान देते हैं आपके नेता। महबूबा मुफ्ती का ही बयान था, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे सरकार के साथ है जो देश के तिरंगे का अपमान करते हैं। ये आप सरकार के साथ है, धिक्कार है आपके सरकार के साथ होने पर, अगर आप ऐसे सरकार के साथ हैं तो। चलिए मैं आता हूं, अनूप कौल हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का नाम आता मुस्कान भाई, हाँ पर कहां चले जाते? अरे वाह 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 वाह, तनवीर अहमद तांत्रे जी, अब 6 महीने में एक बार डिबेट में आइए और मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाइए। 6 महीने में एक बार आइए डिबेट में और मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाइए। अपने नेता को बचाने के लिए पत्रकारिता के मुंह पर कालिक पोत दीजिए, यही आप लोगों का एजेंडा है। ये मैं चलने नहीं दूंगा अपनी डिबेट में, ये मैं चलने नहीं दूंगा कि बीजेपी से आप कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है आपके, अरे साहब सबसे ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं, सबसे ज्यादा सरकार से सवाल पूछता हूं, लेकिन ये मैं आपको साबित नहीं करूंगा। आपके अल्प ज्ञान के लिए मैं दोषी नहीं हूं, आपके मूर्ख होने के लिए मैं दोषी नहीं हूं। अनूप कौल हमारे साथ है, चेयरमैन संपूर्ण कश्मीरी संगठन के। अनूप कौल, कौन राजनीति कर रहा है, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? क्या सरकार कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या जी न्यूज कर रहा है? अनुराग मुस्कान कर रहा है? या यहां पर बैठे हुए प्रवक्ता कर रहे हैं? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? आतंकवाद के नाम पर सब एक क्यों नहीं है, और एक होने के नाम पर हिंदू मुसलमान होने का ताना क्यों दिया जा रहा है? मैं शुरू करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा। पहले बोलिए। मैं अपने देश में दंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। हाँ। 36 साल हो गए हमारे को। और जो ये आज ये दोनों बोल रहे ना, ये पीडीपी वालों, एनसी वाले, हाँ। हमारी नजर में ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महबूबा बोलती थी पहले कि हम जो है कंधा नहीं देंगे अगर आपने 370 हटा दिया, हट गया, क्या हुआ फिर अब? यही फारूक अब्दुल्ला साहब, यही उमर अब्दुल्ला साहब है। हाँ। बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, इनके दिल में क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन मेरी आज एक अपील है सरकार के साथ में, क्योंकि जिस तरह के कांड आ रहे हैं, अब जो नैरेटिव नया फैल के आ गया है कि व्हाइट कॉलर पहले 500 रुपए 2 पत्थर मारते थे, ये 5 लाख तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। ये जो आज ये डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, ये 5 लाख की तनख्वाह से कम वाले नहीं है। ये नैरेटिव आ गया सामने। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पनाह देने वाले महबूबा जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आप जो ये बोलती है कि कश्मीर गूंज, कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर हमारा है। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं आज की तारीख में, कश्मीरियत खत्म हो चुकी है। वहां से ले लीजिए ना, 14 कोई कश्मीरियत नहीं है वहां पे। नहीं, अरे अनूप पॉल साहब, ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए ना कि आप वापस क्यों नहीं जा पाए कश्मीर? 14 से सरकार से भी पूछता हूं मैं, ऐसे लोगों को जो वहां पे लोकल है। जाना भी चाहते हैं कि नहीं दिल्ली से? पहले पूछिए। ये किसको पता? आपको पता है कि जाना नहीं चाहते? तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो 11 साल किसने बोला आपको? हमारे वहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं। आपको पता क्या हालत में वहां पे? आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है मत बोलिए। हमारे वहां पे एम्प्लॉइज रहते हैं, पता है किस हालत में आतंकवाद की घटना वहां पे किस हालत में पता नहीं आपको? क्या हालत कर रखी वहां पे आपने? सरकार की मैं यहाँ पे दोष देता हूं मैं, लेकिन सबसे पहले ये दोषी हैं हमारे फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग और महबूबा जैसे लोग, जिन्होंने वहां पे गंद फैला के रखा हुआ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी वहां पे कुछ शांति फैलेगी। वहां महबूबा के साथ सरकार बनाई थी भाजपा ने, आपको याद है? वही गलती की, आपने एतराज किया था। वही गलती की, हमने एतराज किया था। दिखाइए, हमने एतराज किया था। हमारा स्टेटमेंट पढ़ के देखिए आप, कोई आप कुछ नहीं बोले, लेकिन वही गलती की थी, बनी रहती, वही गलती की थी इन्होंने जब उनको जो है मौका दिया था सीएम बना के। तब यही महबूबा बोलती थी कि हम कश्मीर पंडितों को अपने लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। क्या किया इन्होंने? आज तक इन लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें खेद है। यहाँ तक किसी मुसलमान नेता ने नहीं बोला आज तक इस बात का हमें खेद है। ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, हाँ हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला है। जितने भी आतंकवादी वो मुस्लिम है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जो भी है मुसलमान है, उसमें कोई शक नहीं है इसके अंदर। मुसलमान है तो है मानो। और ये देखिए, सुनिए, जासूसी करने वाले मुसलमान बोला जाएगा, जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। एक मिनट, ये लिस्ट, अनूप कौल साहब, नहीं लिस्ट है पूरी। अरे मुमताज भाई रुक जाइए, नहीं लिस्ट पढ़िएगा अपनी बात। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा क्या स्टेटमेंट है भाई। मैं आपकी इस बात पर आपको दिखाऊंगा। ये जो गलत है उसको गलत करने की क्षमता होनी चाहिए। एक मिनट, ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई बैठ बोलना शुरू कर दिया। जो हकीकत है हकीकत है। मुमताज भाई, पाकिस्तान क्या कर लेगा इसके अंदर? कौल साहब, अरे पैरवी करते पाकिस्तानी, खाते यहाँ की हो, गाते पाकिस्तान की हो यार। ठीक है, ठीक है, खाते यहाँ की हो, गाते वहाँ की हो। कौल साहब, मैं आपकी इस बात पर आपत्ति करता हूं। पाकिस्तान करते रहते बैठ के। मैं आपत्ति करता हूं। नहीं है, हर आतंकी मुसलमान ऐसे जो लोग हैं जो खड़े दोषी उनको पकड़ो पहले। इस बात पर आपत्ति करता हूं। ये उमर फारूक और ये महबूबा जैसे लोग, इनको पकड़ो पहले। ठीक है, ठीक है। वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, अरे ठीक है, अरे ठीक है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वकार भट्टी साहब, क्या महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या आप आतंकवाद को दबे शब्दों में कवर फायर क्यों देते हैं? दबे नहीं, खुले बोलते हैं। चले खुले शब्दों में क्यों कवर फायर देते हैं? इनके ऊपर राजद्रोह चलना चाहिए, इनके ऊपर। ठीक है, वकार भट्टी, वकार भट्टी, अंदर कर दो इन लोगों को। वो बात देखिए, मैं वो बात करूंगा जो आज के लिए हिंदू मुसलमान के लिए अच्छी ना हो, जो इंसानियत के लिए अच्छी। बिल्कुल सही। मैं कल से जब वीडियो एक देख रहा हूं, एक पुलिसमैन की, जो श्रीनगर पुलिस नौगम पुलिस स्टेशन के अंदर जो मारे गए हैं पुलिस वाले, और जिसमें कुछ एक सिविलियंस भी है, नायब तहसीलदार भी है। तो एक कुलगाम का एक पुलिसमैन है, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है अपने बच्चे के साथ खेलते हुए। अगर आप मुस्कान जी वो वीडियो देखेंगे ना, तो मैं कहता हूँ पत्थर दिल इंसान भी ना पिघल जाएगा। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, हर एक ने रिएक्शन दिया। इंडिया में, बाहर की दुनिया से रिएक्शन आया उस वीडियो पे। और आज के टाइम मैं ये कह सकता हूँ, और जम्मू कश्मीर का हर ये नागरिक मेरे जैसा ये कहना चाहता है कि हमें विनोद भाई रुकिए, अरे रुकिए, अरे बोलने तो दीजिए, एक लाइन तो बोलने दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, मेरी डिबेट में ये सब नहीं। एक मिनट, कौल साहब रुकिए, वकार साहब को बात पूरी करें। वकार भट्टी बोलिए। अरे रुक जाइए, इंसानियत की बात कर रहे हैं आदमी, उसे रोक रहे हैं आप, रुकिए। हाँ, मेरे जैसा इंसान जो अमन पसंद है, जो चाहता है कि इस कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई मुसलमान मरे, और ना किसी हिंदुस्तान की किसी स्टेट में मरे। मेरा जैसा इंसान ये चाहता है कि एक गन कश्मीर में खत्म करें।
और इस गन को खत्म सिर्फ कर सकते हैं अगर कोई, तो अब मुझे लगता है कि सियासतदानों पर भरोसा मेरा नहीं रहा। अगर इस गन को हम कोई खत्म कर सकता है तो कश्मीर ही खत्म कर सकता है। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, मेरे जैसा हर एक नौजवान आकर सामने इस गन का अरे कैसे खत्म करेगा? महबूबा मुफ्ती कह रही, अरे एक मिनट रुक जाए, अरे कौन साहब रुक जाइए ना, मैं बात कर रहा हूं। कैसे खत्म करेगा कश्मीरी इस बंदूक को, वहां पर गन कल्चर को कैसे खत्म करेगा? जब महबूबा मुफ्ती कह रही है कि दिल्ली में हुआ धमाका कश्मीर की गूंज है, तो इसका मतलब हर कश्मीरी ये चाहता था। मुस्कान जी, बड़े दिल की एक बात करूंगा कि 87 मेरा जन्म है और 87 से ही ये सारा गन सिस्टम जो कश्मीर के अंदर आया, जिसमें फिर कश्मीरी पंडितों के साथ हादसा हो या फिर मुसलमान मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, कश्मीर के अंदर जो ये खूनी खेल खेला है 87 से शुरू हुआ। और 87 से नेशनल कॉन्फ्रेंस, बात तो करने दीजिए जनाब, 87 से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेल शुरू किया था और जो खेल आज 2025 हुआ है, वो आतंकियों का साथ देना बंद करे। रुक जाइए, वही बात मुझे कही जा अपना रही पॉइंट में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मेरे साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे मैं एक्टिविस्ट हूं। महबूबा जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। मुस्कान जी, इनको चुप कराइए ना। मैं नहीं, विनोद बंसल जी, डिबेट खराब होती है। विनोद बंसल जी, डिबेट खराब होती है। कम से कम अरे ठीक है, कर देंगे मुजम्मत भाई। एक एंटी एक्टिविस्ट हो। मैं देखिए मुस्कान जी, एक मिनट के मुस्कान जी, मैं उस हर आतंकी घटना की मजम्मत करता हूं, कन्याकुमार से लेकर कश्मीर तक, जिसमें हत्तू की जान गई हो और मारने वाला चाहे वो मुसलमान नाम से हो, हिंदू नाम से हो, क्रिश्चियन नाम से हो, ईसाई नाम से हो, जिसने भी बेगुनाह का कत्ल किया है, जिसने भी बेगुनाह को मारा है, जिसने भी किसी इंसान की जान ली है, वो दरिंदा है, वो हैवान है। उसके लिए एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। इसमें कोई दो राय क्या है? ठीक है, ठीक है। इसमें कोई दो राय? अरे विनोद बंसल जी, भैया मेरे को फिर आवाज नीचे करवानी पड़ेगी। ये इंटरप्शन पूरी डिबेट के दौरान जाता है ना, गेस्ट की बात समझ में आती है ना, आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में आता है। देखिए भरपूर समय है, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, अपना काउंटर कर दीजिएगा। विनोद बंसल, जब मैं बोल रहा था तो ये नहीं रुके थे। कोई नहीं बोला था आपके बीच में भाई। तनवीर अहमद तांत्रे बोल रहे थे, उन्हें मैंने चुप करा दिया था। कोई नहीं बोला था आपके बीच में। अब आप निवेदन मानिए और चुप हो जाइए। अरे नहीं भाई, कोई नहीं बोल रहा था। आपके घर में कोई बोल रहा होगा, यहाँ डिबेट में कोई नहीं बोल रहा था। मुमताज आलम रिजवी? नहीं भाई साहब, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। चलिए, मुमताज आलम रिजवी। अच्छा रुक जाइए। मुमताज भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर वो चाहें तो अपने किसी शेर से अपनी बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुमताज भाई, बहुत गंभीर मुद्दा है। सवाल ये कि ना हम मजहब से जोड़कर आतंकवाद को देखते और ना हम आतंकवाद का कोई मजहब है ये बात मानते। हम यकीन करते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां मजहब घसीट लाती हैं आतंकवाद में, तब दिक्कत होती है। जब आतंकवाद को डिफेंड किया जाता है, जब आतंकियों को कवर फायर दिया जाता है, तब दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। शेर मैं पढ़ देता हूँ। आपने कहा है, हुक्म दिया है कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए था ना शेर? देखिए, ये जो गलत लोग हैं वो अपने लिए इसको समझें कि हम गलत हैं और उन्हें सही बोलना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें मुस्कान भाई कहना चाहता हूँ, चूँकि बहुत ही अहम मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महबूबा मुफ्ती पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं, इससे पहले भी वो देती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने बीजेपी चली गई, तब महबूबा मुफ्ती उन्हें बुरी नहीं लगी। दूसरी चीज़ ये कि मोदी सरकार ने इतनी मेहनत की है कश्मीर पे, 370 हटाने के साथ साथ स्कीमें ले जाना, तमाम सारी बड़ी मेहनत, क्योंकि ताकि पत्थरबाजी रुक जाए, आतंकवाद रुक जाए, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो सही रास्ते पे आ जाएं। यही कि ना, मैं जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, इसी पे वो काम करते रहे और आज भी सरकार उस पे काम कर रही है। अब आप बताइए कि अगर गलत कार्रवाई होगी तो इसमें नुकसान किसका होगा? जो सरकार ने काम किया है, अच्छे कदम उठाए हैं कि वहाँ के गुमराह होने वाले लड़कों को सही रास्ते पे लाया जाए, कश्मीर को पुरअमन बनाया जाए, तो ये बताइए नुकसान किसका होगा जिस तरह से, और फायदा किसका होगा? दोनों चीज़ बताइएगा हमें। मेरी शिकायत सिर्फ ये है और मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिस दांत में दर्द है, जिस दांत में कीड़े लगे हैं, उसी की जांच करके उसी को उखाड़ा जाए। लेकिन
उसके बगल वाले दांत को उखाड़ दिया जाए तो उससे तकलीफ बढ़ेगी और दांत का जो दर्द है पहले से वो बाकी रहेगा। ये काम, इस बात पे गौर करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज जो बार बार ये आपके साहब किसको कहें फिर मुस्लिम है तो किसको कहें, अभी मैं कह दूंगा कि साधवी प्रज्ञा सिंह तो कहेंगे साहब तो मुकदमा साधवी प्रज्ञा सिंह ने ऐसा है कितने साल बाद हमले में कहा मुस्कान जी अरे मुस्कान जी मेरी बात तो जाने दीजिए। नहीं फिदाइन हिंदू फिदाइन का मेरी बात हो जाए, मैं कहना क्या आप फिर वही हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, हरगिज नहीं कर रहा हूं। मैं आतंकवाद की मजम्मत करता हूं हर सतह पर। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जहां जहां जब जब सरकार ने कहा, भारत ने कहा पूरा भारत एक रहा है, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो या आज हो, सब एक है। कोई आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा। यहां तक कि जिनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल उसे फांसी दे दी जाए, ऐसे वालदैन भी मौजूद हैं। तो इसलिए आप किसी एक तबके को टारगेट न करें। मेरा सिर्फ ये कहना है, नाम तो और आ रहे हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं एक तबके को टारगेट तो महबूबा मुफ्ती कर रही है जब वो कह रही है कि हमारी कौम खौफजदा है। देखिए ऐसा है, हमारी कौम खौफजदा है, ऐसा है, ऐसे व्हाइट कॉलर देश के भी होते हैं। अरे अनुराग भाई आप तो उर्दू भी जानते हैं, शेर पढ़ते हैं। आप तो उर्दू भी जानते हैं, शेर भी पढ़ते हैं। कौम के मतलब मुल्क के भी होते हैं, देश की भी होते हैं, कौमियत, वतनियत, आप नहीं जानते। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन मैं माने बता रहा हूं। दूसरी चीज, अरे भैया मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, मैं तो कहता ही हूं वो गलत बयानी हमेशा करती नहीं है। मैंने कब उनका साथ दिया, लेकिन कौम के माने में बता रहा हूं कि इसमें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। उनका इंटेंशन नहीं, अच्छा चलिए मैं कह रहा हूं मैं एक मुस्लिम हूं, ठीक है, मैं मुस्लिम हूं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम का हो गया, ठीक है, एक मिनट, मैं मुस्लिम हूं, इन्वॉल्वमेंट अनुराग भाई मुस्लिम का हो गया तो खसारा हमारा है ना, तो हम ही तो कहेंगे कि भाई, और मैं तो कहता हूं कि देखिए मुसलमानों की ज्यादा जिम्मेदारी, जिस पे इल्जाम लगे अब ये सही चीज बोली उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो आगे आए, वो वजाहत करे, वो डिफेंड करे, वो उनका मुकाबला करे। और मैं इसीलिए कर रहा हूं भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह अकबर कह के कोई फिदा हो जाता है तो फिर आप पर बात आती है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, चूंकि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान फैला हुआ है। ईसाइयों के बाद सबसे बड़ा मजहब जो है और मुसलमान जो है वो मुस्लिम है, तो इसलिए उनका इस्तेमाल भी होता है। मैं कब कह रहा हूं आतंकवाद है, अलकायदा मुर्दाबाद, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, जिसका कहो वो मुर्दाबाद, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। एक चुने हुए संसद को, जब एक चुना हुआ संसद एक सिर्फ इस बुनियाद पे कह देता है कि वो मुसलमान है, मैं बात कर रहा हूं कुंवर दानिश अली की, उनको जब आतंकवादी कह देता है, क्या ये मुनासिब है? क्या ये जायज है? जब उन्हें पाकिस्तानी और गद्दार कह दिया जाता है, क्या जायज है? क्या 25 से 30 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमानों को क्या कटघरे में करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। उनका साथ लीजिए और आतंकवाद पे हमला कीजिए, और पाकिस्तान अगर इसकी जड़ है तो जो भी उसकी सजा हो, जो भी उसकी सजा हो वो सजा दीजिए। पूरा देश जो है वो आपके साथ है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कोई आपके खिलाफ या एक जड़ में तो मठा डाला ही जाएगा, लेकिन पहले झाड़ को मुस्कान भाई आप भी यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं, कब डाला जाएगा मट्ठा? अरे क्यों डाला नहीं जा रहा? नोटबंदी की मट्ठा डाला जा रहा है, क्या हुआ? आपने कहा कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? एयर स्ट्राइक क्या था? नहीं, तो फिर नहीं, ये बताइए सीज फायर क्या था? सीज फायर क्या था? अगर सीज फायर न होता और मार गिरा दिया जाता, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि साहब ट्रंप के कहने थे, मैं कह रहा हूं सीज फायर क्या था? आप ही कह रहे हो नहीं, सीज फायर कि अमेरिका कहने थे, हालांकि मैं कहता हूं कि बहुत जगह अमेरिका को आपने जवाब दिया, लेकिन नहीं, ये आप मत करें। अगर ठीक है, जफर भाई बोलना चाह रहे, जफर भाई को के बाद में लाता हूं रामकृपाल जी को। जफर भाई बोलिए। देखिए 2-3 बातें कहूंगा बिल्कुल साफ तरीके से। हमारी पार्टी, हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है और एकदम सीधे सीधे अल्फाज में कह रहा हूं कि बहुत क्लियर है। आतंकवाद के मामले में 3 तरह के, एक जीरो टॉलरेंस, आतंकवादियों के साथ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले स्लीपर सेल को भी सख्ती से निपटा जाएगा, उसके सिंपैथाइजर को भी
सख्ती से निपटा जाएगा। ये तीनों लोगों के साथ सख्ती से निपटेंगे। जैसा मुमताज भाई कह रहे थे कि समाज में खड़े होकर उसकी मदम्मत करनी चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल करना चाहिए, सामने खड़े होना चाहिए, और जो लोग उनके स्लीपर सेल बनते हैं उनको सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए। जब स्लीपर सेल बंद होंगे तो आतंकवादी हमले नहीं होंगे। आज देखिए हमने स्लीपर सेल को तोड़ा है कश्मीर में स्लीपर सेल को तोड़ा है, इसीलिए आप देखिए नंबर ऑफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो बहुत कम हो गई है। लोग जो मरते थे सिविलियंस वो नहीं मर रहे, जो आर्मी पर्सनल मरते थे नहीं मर रहे। उसकी वजह है कि हमने उस पूरे स्लीपर सेल और सिंपैथाइजर को टारगेट किया। हम किसी ऐसे लोगों को नहीं तकलीफ देना चाहते जो इसका कोई मुलव्विस नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जरा सा भी जहां शक हो तो उस शक की बुनियाद पे उसकी जानकारी तहकीकात करना सरकार का फर्ज है, एनआईए का फर्ज है, और उसको एजेंसीज को करना ही चाहिए। अगर इसको जड़ से खत्म करना है, झाड़ से नहीं, तो अंदर तह तक जाना पड़ेगा। और हमारी सिर्फ एक ही है, इसको धर्म का नाम हम नहीं देते, लेकिन जो अगर ये जुर्म कर रहा है आतंकवादी जो है उस अगर जुर्म कर रहा है तो उसको धर्म के नाम पे छोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है जफर भाई, सख्ती बरतना ही पड़ेगा। ये झाड़ इतना घना हो चुका है कि बिना इसको छांटे जड़ में मठा डालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं मुमताज भाई से कह रहा था कि पहले झाड़ थोड़ा हल्का कर ले फिर जड़ में मठा डालेंगे। राम कृपाल सिंह जी, सवाल यह है कि अपना काम कर रही है सरकार, अपना काम कर रही है जांच एजेंसियां, तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये जो हमदर्द पैदा हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूं महबूबा मुफ्ती की कश्मीर में रहकर राजनीति करने की क्या मजबूरी होगी, उमर अब्दुल्ला की क्या मजबूरी होगी, लेकिन सवाल ये है कि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी कौम के आगे आप देश को निशाने पर ले लेते हैं। आप आतंकवादियों के बचाव में आप पूरी की पूरी जो है इनोसेंट पब्लिक को 140 करोड़ देशवासियों की जान को दरकिनार कर देते हैं। अनुराग जी, आपको मेरे सब्र का शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। मैं तो आता हूँ बड़े फ्रेश दिमाग से जो कुछ, लेकिन 35 मिनट की इस बहस को सुन के मैं फिर भूल जाता हूँ। मैं फिर उसी सवाल पे जाता हूँ जो महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया है बेसिक। आप शेर की बात कर रहे थे तो मैं एक शेर सुना रहा हूँ। जी जी। आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू, हाँ हाँ, दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। वाह। ये जो लोग हैं जो आज पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे सवाल पूछने वाला ही खड़ा है। मैं अगर कहूँ इस देश में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बातें बहुत करते हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार, भाई आप इसको जरा सा जैसे कहते हैं ना कि आप बताइए ना वो कौन सी घटना है, क्वांटिफाइड आप बताइए कि ये बंदा था इसके साथ यहाँ अत्याचार हुआ है। हम सब बैठ के कहते हैं कानून अपना काम करेगा, ये कहने की क्या जरूरत, भैया कानून अपना काम कर रहा है। अपराध होंगे तो कड़ी सजा मिलेगी, ये है, इसमें कहने की क्या बात है। जब तक पत्रकार नहीं बोलेंगे या प्रवक्ता नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। सीधी बात यह है, आज़ादी के बाद से आज तक जिन लोगों ने फैसला किया कि हम यहाँ रहेंगे, उनके दिमाग में कौन ये बात डाल रहा है कि गज़वाए हिंद होगा, एक दिन वो लौटेगा, हम ये हैं। कौन उनको ये कहता है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके अलग से ख्वाब देखो। मैं बता दूं आपको, ये बड़ी गलत फहमी है कि आज ये डॉक्टर नए नए बने हैं, ये पहले नहीं थे। याद कीजिए ईरान में जब शाह थे और उनके खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था, शिया अमाल में सारे पढ़े लिखे और जीन पहनने वाले तमाम वो ग्रेजुएट्स थे। इस धरती पर आम आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी ने इस धरती का नुकसान नहीं किया है। इस धरती का अगर नुकसान किया है तो बड़े पढ़े लिखे लोगों ने। दिक्कत यह है कि पकड़े बाद में जा रहे हैं। आप ये तय जान लीजिए, अमेरिका में टावर गिराने वाला कौन था? इंजीनियर था, माफ कीजिएगा। और जब आप 75 साल से, मैं किसी बीच में नहीं बोला, ऐसे आप नहीं गलत चीजें बोल रहे हैं। आप देखिए इस तरह से अनुराग जी को चुप कराइए, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं बीच में नहीं,
नहीं, बीच में नहीं, आप चुप रहिए प्लीज। नहीं, बीच इस में तरह से आप प्लीज ईरान का हवाला दे रहे हैं। ईरान का यहाँ का डेमोक्रेसी जो है रुक जाइए। अरे मैंने जो तथ्य दिया सही दिया है, नहीं दिया सही दिया। मुमताज भाई सुनना चाहिए। अत्ता कौन था? इंजीनियर था, चारों विमान गिराने वाले इंजीनियर थे। अरे किसी वो लेबर नहीं था। सुन लीजिए, ओसामा बिन लादेन, और कौन ने बनाया? ओसामा बिन लादेन खुद केमिकल इंजीनियर था। माफ कीजिएगा, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, आज वो कह रही हैं कि पढ़े लिखे 75 साल से अगर आप कह रहे हैं इस देश के मुसलमानों को कि आप असुरक्षित हो, आपने कभी राज किया था, वो गजवाए हिंद लौटेगा, आप सिर्फ वही नहीं कह रही हैं। हमारे यहाँ के लोग अभी अभी बिहार में क्या कहा, वह कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। अब आप सोचिए कौन ये बढ़ावा दे रहा है। आम आदमी कभी भी इस तरफ नहीं जाता है, वो मेहनत करता है शाम को खाना जुटाने के लिए। किसान भी इसका जो मतलब खास लोग हैं, जब आ रहे थे सुन लीजिए सुन लीजिए अनुराग जी सुन लीजिए, कौन सा तथ्य गलत बता दिया उन्होंने? छोड़िए, कौन सा तथ्य गलत बता दिया? राज का कानून है, राज का कानून है, उसको वो कानून भी अगर गलत है तो डस्टबिन में डाला जाएगा। अरे कानून डस्टबिन में फेंका नहीं जाएगा, कानून को संवैधानिक तरीके से खारिज किया जाएगा। मुमताज आलम रिजवी, आपके मुताबिक तय नहीं होगा कि कानून सही है या गलत है। जो कानून बन गया वो सही है, जो कानून बन गया वो सही है। मुमताज आलम रिजवी से सर्टिफाई करा के कानून नहीं बनाया जाएगा। सुन लीजिए एक लाइन और अनुराग जी देखिए, मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। 1960 में भगवत शरण उपाध्याय जो बहुत बड़े साहित्य इतिहासकार, साहित्यकार और दार्शनिक थे, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, आहार न अन्न है न फल, आहार है मूर्ख बुद्धिमानों का। ये तमाम पॉलिटिशियन, ये तमाम सो कॉल्ड जो अपने अपने धर्म के बड़े भारी जानकार हैं, ये पैदा करते हैं नफरत, ये तैयार करते हैं सुसाइड बॉम्बर। जो आज पूछ रहे हैं यही लोग हैं, नफरत का बीज इन लोगों ने बोया है। साहबानों के केस में कौन था? कोई आम आदमी आया था सड़क पे आंदोलन करने? हिंदू राष्ट्र नहीं, राष्ट्र यात्रा राजीव गांधी और आप जैसे हिंदू राष्ट्र की जो बड़े बड़े है वो सही है कि गलत है? बताइए। गलत है कि आप लोग नफरत पैदा करते हैं। नहीं, ये नफरत अभी देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जो 92 में हुआ चलो करे, ये सही है कि गलत है? का कोई नाम ये सही है कि गलत है? देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा कि जो 92 में हुआ चलो आओ मथुरा में करें, सही की गलत? आप जर्नलिस्ट से बताइए, कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई होगी? आप बताइए। कुछ नहीं है। नहीं, ये बताइए, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, देवकी नंदन ठाकुर ने खुलेआम कहा मंच से कि जो 92 में हुआ पास अपनी अपनी सहूलत के बयान हैं, सही है कि गलत है? सबके पास अपनी अपनी सहूलत के बयान हैं, लेकिन जो इस देश के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय से आता हो। सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नुमाइंदों को सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए आतंकवाद का समर्थन और आतंकवादियों को कवर फायर कम से कम नहीं देना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।